हेलो एवरीवन। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे यांग काई अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट करने के बाद अपने दोस्तों के साथ पेट पूजा कर रहा था। तभी उसे सोमू से पता लगता है कि उसकी हेल्प करने वाले एल्डर मैंग हैं, जिन्होंने की सेक्ट लीडर से उसकी सिफारिश लगवाई थी और अब सेक्ट लीडर के कहने की वजह से यांग काई को मेन डिसाइबल बना दिया गया है। अब एल्डर मैंग ने यांग की इतनी हेल्प की थी तो वो डिसाइड करता है कि वो जाकर एल्डर मैंग को इस बात के लिए थैंक यू बोलेगा। पर वहाँ जाने पर तो एल्डर मैंग उसके दोस्तों को भगाकर उससे अकेले में बात करना चाहते थे, पर हमारे लड़के को थोड़ी सी गलतफहमी हो जाती है, जिससे एल्डर मैंग काफी ज्यादा नाराज हो गए थे और फिर वो उसे अपने साथ सीनियर सिस्टर जिया के पास लेकर जाते हैं। यांग काई को सीनियर सिस्टर की हेल्प करनी थी, जिसके लिए तो वो खुशी खुशी रेडी हो जाता है। यहाँ यांग काई को फर्स्ट टाइम सीनियर सिस्टर जिया के पावर के बारे में भी पता लगता है कि उनके पास मेडिसिन स्पिरिट सेंट बॉडी है और वो किसी भी चीज को बहुत अच्छे से रिफाइन कर सकती है। और अब उन्हें अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के लिए 9 ईयन कंडेंशन ड्यू की जरूरत थी और उसमें यांग काई की हेल्प लगने वाली थी, क्योंकि उसके पास यांग एनर्जी है और उस कंडेंशन ड्यू को रिफाइन करने के लिए यांग पावर की ही जरूरत पड़ने वाली है। तो अब एल्डर मैंग यांग से पूछते हैं कि क्या वो सीनियर सिस्टर जिया की हेल्प करेगा। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि यांग काई ये सुनने के बाद कि उसे सीनियर सिस्टर जिया की हेल्प करनी है, वो खुशी खुशी रेडी था। यांग हेल्प के लिए तो रेडी था, लेकिन उसे अभी तक ये नहीं पता कि उसे करना क्या है। एल्डर मैंग से पूछने पर वो कहते हैं कि बच्चे, जब वक्त आएगा तो हम तुम्हें बता देंगे कि तुम्हें क्या करना है, फिलहाल के लिए शांत रहो। एल्डर मैंग अब तक यांग के सवालों से परेशान हो चुके थे। वो कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा सवाल पूछते हो। यांग ओल्ड मैन का इस तरीके का रवैया देखकर कहता है कि आप इस तरीके से गुस्सा क्यों दिखा रहे हैं। आपका टेम्पर देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि आप पिछले जन्म में एलरांग सांग के साथ रहते थे। वैसे हमारे एल्डर मैंग को एलरांग सांग के बारे में कुछ नहीं पता था, तो वो सीनियर सिस्टर जिया से पूछते हैं कि क्या ये मेरी तारीफ कर रहा है या फिर मेरी इंसल्ट। सीनियर सिस्टर जिया मुस्कुराते हुए कहती हैं कि असल में एलरांग शैन एक गॉड है जो कि अपने साथ एक डॉग रखते थे और उनका और कोई साथी नहीं था, और वो डॉग आसमान की तरफ देखकर जोर जोर से रोर करता था। कोई भी उसके पास नहीं आ पाता था। हमारा यांग काई ओल्ड मैन की हरकतों को देखने के बाद उन्हें उससे कंपेयर कर रहा था। ये जानने के बाद कि यांग उन्हें डॉग से कंपेयर कर रहा है, ओल्ड मैन उसके पीछे भागते हुए कहते हैं कि बदमाश, मुझे कुत्ते से कंपेयर कर रहे हो। वो तो उसकी पिटाई लगाने की काफी ज्यादा कोशिश करने लगते हैं, लेकिन यांग चुपके से सीनियर सिस्टर जिया के पीछे छुप जाता है और फिर उन्हें ढाल बनाकर कह रहा था कि मैं तो इतना साफ साफ आपसे पूछ रहा था कि बताइए आखिर हमें जाना कहाँ है और करना क्या है, पर आप तो कुछ बताने को तैयार ही नहीं है। एक तरफ आपको मेरी हेल्प चाहिए और ऊपर से पूरी इन्फॉर्मेशन भी नहीं बतानी, ये तो गलत बात है ना। वैसे यांग की बातें थी तो बिल्कुल सही, इसलिए ओल्ड मैन भी थोड़ा सा सोचते हुए कहते हैं कि हाँ, इसकी बातें सेंस बना रही हैं। तो वो सीनियर सिस्टर जिया से पूछकर कि क्या इसे बता देना चाहिए, डिसाइड करते हैं कि यांग को पूरी डिटेल दे ही देते हैं। फिर वो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कह रहे थे कि इस ब्लैक विंड माउंटेन के अंदर एक ऐसी जगह है जहाँ पर 9 यिन की गैदर होती है। वो साल के 7वें महीने के 7वें दिन पर सारी की सारी यिन की को गैदर करता है। सिर्फ यही एक ऐसा वक्त है जब हमें वो रास्ता मिलेगा जहाँ से होते हुए हम उस की के पास पहुँचेंगे और वहाँ जाने के बाद हमें हेवन एंड अर्थ की वो की एनर्जी मिलेगी। यांग काई एल्डर मैंग की बात सुनने के बाद कैलकुलेट करते हुए कहता है कि 7वें महीने का 7वां दिन यानी कि 7 जुलाई। ये सुनकर यांग काई कहता है कि इसमें तो ज्यादा दिन बचे भी नहीं है, इसका मतलब हमें जल्दी करना होगा। ओल्ड मैंग उसे कहते हैं, इसका मतलब तुम तैयार हो। ओल्ड मैंग भी यांग की बातों से सहमत थे कि उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि एक और इम्पोर्टेंट डिटेल बताते हुए वो कहते हैं कि अगर हमने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी तो फिर हमें 1 साल का और लंबा वक्त करना होगा इस तारीख तक आने के लिए। यांग तो पूरी तरह से रेडी था। वो ओल्ड मैंग से कहता है कि आप बेफिक्र रहिए, सीनियर सिस्टर की हेल्प के लिए तो मैं हमेशा तैयार हूँ। यांग काई की बातें सुनकर तो सीनियर सिस्टर जिया मुस्कुराने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो ओल्ड मैंग के सामने ही सीनियर सिस्टर जिया के साथ फ्लर्टिंग कर रहा है। वो तो फिर से उन दोनों के बीच में आते हुए यांग काई को दूर करके कहते हैं कि 2 दिन बाद मुझसे कंट्रीब्यूशन हॉल में आकर मिलना, ठीक है। यांग काई सीरियस होते हुए कहता है कि ओल्ड मैन, क्या आपको मुझसे फिर से कुछ पूछना है? आप मुझे चोर की तरह ट्रीट कर रहे हैं क्या? ये करना जरूरी है? चलिए छोड़िए, आपको जो अच्छा लगे आप वो कीजिए, मैं वापस जाता हूँ और इसकी प्रिपरेशन करता हूँ। और फिर वो बच्चों की तरह उनसे कहता है कि मैं आप लोगों से 2 दिन के बाद मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए बाय। उसकी बॉन्डिंग सीनियर सिस्टर जिया के साथ कुछ ज्यादा ही अच्छी हो गई थी। यांग काई का ये बच्चों वाला बिहेवियर देखने के बाद ओल्ड मैंग सीनियर सिस्टर जिया से कहते हैं कि तुम श्योर हो ना, ये लड़का तुम्हारी हेल्प कर देगा। सीनियर सिस्टर को तो यांग पर पूरा भरोसा था। वो कहती है कि ये कर लेगा। ओल्ड मैंग तो अभी भी काफी ज्यादा कंफ्यूज थे कि आखिर ये यंगर जनरेशन क्या क्या सोचकर काम करती है। वैसे यहाँ एल्डर मैंग को सीनियर सिस्टर जिया की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। वो उसे कहते हैं कि बच्चे, आखिर तुम्हें क्या जरूरत है उस 9 यिन कंडेंशन ड्यू को रिफाइन करने की? तुम ऑलरेडी ट्रू ह्यूआन रियल्म की एडवांस पर हो, इससे ऊपर की कल्टीवेशन का क्या करोगी?
यहाँ हमें इन दोनों की ही बातों से पता लगता है कि ओल्ड मैन की पावर धीरे धीरे कम होती जा रही है। सीनियर सिस्टर जिया अपनी कल्टीवेशन को इसीलिए इम्प्रूव करना चाहती है ताकि वो आगे चल के ओल्ड मैन की हेल्प कर सके और कोई भी उन्हें कमजोर समझकर दबाने की कोशिश ना करे। वो ओल्ड मैन से कहती है कि क्या मैं डिसाइपल होकर आपकी हेल्प नहीं कर सकती। ये सुनकर तो ओल्ड मैन भी थोड़ी देर के लिए खामोश थे और फिर वो उसे कहते हैं कि मैंने 2 दिन का टाइम इसीलिए लिया है ताकि तुम इस मैटर में एक बार फिर से सोच सको। पर सीनियर सिस्टर जिया ने तो अपना पूरा मन बना लिया था। वो कहती है कि अब मैं पीछे नहीं हट सकती और ना मैं इसके लिए कभी पछताने वाली हूँ। ये बातें वो यांग को देखकर कह रही थी। ओल्ड मैन को समझ नहीं आता कि आखिर ये लड़की क्या करना चाहती है। वही इसके बाद रात का सीन दिखाते हैं जहाँ पर यांग काई कल्टीवेशन कर रहा था। वो अपने यांग लिक्विड को और भी ज्यादा शार्प करने की कोशिश करने लगता है। वैसे यांग काई यहाँ उन पिल्स का यूज कर रहा था जो उसे सीनियर सिस्टर जिया ने दी थी, जिसकी हेल्प से उसकी बॉडी से काफी तेज एनर्जी रिलीज हो रही थी। उसका यांग लिक्विड कोर अब पहले से भी ज्यादा बड़ा हो चुका था, जिसे संभालते हुए वो अचानक से अपनी आंखें बंद करके अपने स्पिरिचुअल सी में पहुंच जाता है, जहाँ का नजारा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वहाँ पर भूचाल आया हो। वैसे इस बार यांग काई को कल्टीवेशन करते हुए काफी ज्यादा पेन फील हो रहा था, पर वो इस पेन को बर्दाश्त करते हुए अपनी कल्टीवेशन को कंटिन्यू रखता है। यांग काई वहाँ के पानी को शांत करने के लिए अपनी यांग एनर्जी रिलीज करना शुरू कर चुका था, जिसे देखते ही देखते वहाँ पर 40 ड्रॉप्स यांग फ्लूइड फ्लो करना शुरू कर देते हैं। यांग काई उन 40 ड्रॉप्स यांग फ्लूइड को देखकर काफी खुश हो रहा था। यांग काई को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बॉडी ने इतने सारे फ्लूइड ड्रॉप्स को क्रिएट कर लिया, जिसे देखकर तो वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था। पर देखते ही देखते वो सारे के सारे लिक्विड वहाँ पर मौजूद पानी में मिल जाते हैं और फिर वो सारी की सारी यांग एनर्जी काफी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे एक फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए यांग काई की बॉडी के अंदर एंटर हो जाती है, जिससे एक जबरदस्त ब्लास्ट के साथ यांग काई अपने ब्रेक थ्रू को कम्प्लीट कर चुका था और अब वो कायुन रियल्म की 4th लेवल तक पहुँच गया था। यहाँ रियल वर्ल्ड में तो बेचारा पसीना पसीना हो चुका था। उसे यकीन नहीं होता कि उसने इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू कर लिया। साथ ही थोड़ा सा दिमाग लगाने के बाद याद आता है कि उसने नेक्स्ट टाइम बहुत सारे पिल्स खटके थे। शायद उसकी बॉडी पहले से ही एक्सट्रीम पर पहुंच गई होगी और अब जब उसने सीनियर सिस्टर जिया के दिए हुए पिल्स को एब्जॉर्ब किया तो वो फाइनली ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर पाया। यांग काई अपने रूम से बाहर आते हुए यही सोच रहा था कि इस बार उसकी किस्मत कितनी ज्यादा अच्छी थी कि पिल्स खाने की वजह से वो काफी इजीली ब्रेक थ्रू कर पाया, वरना तो इस लेवल को ब्रेक थ्रू करने में लोगों को महीनों लग जाते हैं। हमें 2 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ यांग काई तय समय पर कंट्रीब्यूशन हॉल के बाहर पहुंच गया था, पर दरवाजा नॉक करने से पहले ही चुपके सीनियर सिस्टर जिया दरवाजे से बाहर निकल रही थी। वो यांग काई को देखकर डर जाती है और यांग काई उन्हें इस तरीके से बाहर आता देखकर कंफ्यूज हो जाता है। यांग काई अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था कि आखिर सीनियर सिस्टर जिया किससे छुप रही है, पर उसके कुछ भी देखने से पहले वो दरवाजा बंद कर देती हैं। यांग काई के पूछने पर कि मैनेजर मैंग कहाँ है, वो कहती है कि मास्टर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है इसलिए वो रेस्ट कर रहे हैं। वैसे ये सारी बातें वो यांग काई से नजरें चुराते हुए कह रही थी कि अचानक से कल रात को एल्डर मैंग की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई और अब वो आराम कर रहे हैं और तो और वो हमारे साथ नहीं जा सकते क्योंकि उन्हें हील होने के लिए टाइम चाहिए। सीनियर सिस्टर जिया की ऐसी हरकतें देखने के बाद यांग काई समझ जाता है कि लगता है ये ज्यादातर झूठ नहीं बोल पाती, इनका झूठ तो साफ साफ पकड़ा गया। पर यांग काई तो ये सोच के कंफ्यूज हो रहा था कि आखिर इस ओल्ड मैन को हुआ क्या है जो वो हमारे साथ नहीं जाना चाहते। वो तो जिया को थोड़ा और टीज करने के लिए कहता है कि क्यों ना हम ओल्ड मैन का वेट करें। वो तो परेशान होते हुए कह रही थी कि नहीं हमें यहाँ से चलना चाहिए वरना असली मुहूर्त निकल जाएगा ना, हम लेट हो जाएंगे। फिर वो यांग काई को धक्का देते हुए कह रही थी कि हमारे पास वैसे भी टाइम कम है और वैसे भी मुझे रास्ता पता है, मैं तुम्हें लेट करूंगी। ये बोलते हुए वो धक्का देते देते यांग को काफी आगे तक ले आती है। यांग काई को पता था कि सीनियर सिस्टर जिया अक्सर इस तरीके की हरकतें नहीं करती, पर उसे पता था कि वो अभी पूछ नहीं सकता वरना वो एम्बैरेस हो जाएंगी। यांग काई कहता है कि ठीक है फिर मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। वो भी इस चीज के लिए खुश थी। यांग काई के आगे निकलने पर वो उसके पीछे चलते चलते अपने मास्टर को देखकर उनसे सॉरी कहती है क्योंकि वो उन्हें नींद की दवाई देकर आई है। वो तो नींद का डोज इतना ज्यादा देकर आई थी कि बेचारे ओल्ड मैन को उठने में ही 3 दिन लग जाएंगे। उन दोनों को वहाँ से जाता हुआ जिये होंग का चमचा देख लेता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपने मालिक को जाकर इसकी खबर देगा। यहाँ दूसरी तरफ हमें ओल्ड मैन को दिखाते हैं जो कि सीनियर सिस्टर जिया के हाथ के बनाए हुए खाने को खाकर बेहोश पड़े थे, क्योंकि सीनियर सिस्टर जिया ने खाने में मिलाकर जो नींद की दवाई दी थी। शायद सीनियर सिस्टर ने भाप लिया था कि ओल्ड मैन के रहते तो वो यांग काई के क्लोज नहीं आ सकती, तो इसलिए उनके साथ अकेले जाना बेहतर होगा। एल्डर मैंग अपने घराटे लेने में बिजी थे। वहीं हमें दूसरी तरफ उस चमचे को दिखाते हैं जो कि जाकर सीधा अपने बॉस को रिपोर्ट करता है कि अच्छा वो आपने मुझे यांग काई पर नजर रखने के लिए भेजा था। मैंने कुछ दिनों पुराने उसकी सारी रिपोर्ट्स निकाल ली हैं और इसके अलावा मुझे ये भी पता लगा है कि वो लिंगशाओ पवेलियन से बाहर जा रहा है, वो भी कंट्रीब्यूशन हॉल की जियानिंग के साथ। जियानिंग का नाम सुनने के बाद जिया होंग कहता है कि मैं उस लड़की को जानता हूँ, उसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल मेरे जितनी है, लेकिन फिर भी वो कोर डिसाइपल नहीं है। वो लड़की तो मिस्ट्री से भरी हुई है, पता नहीं ये यांग काई और किस किस के साथ घूमता है।
वैसे तो यहाँ जे होंग को पता था कि वो लड़की पूरे लिंगशाओ पवेलियन पर नजर रखती थी। अब वो यांग काई के साथ जा रही है तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जे होंग को इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा यांग काई से बदला लेने के लिए। और उसे सीनियर सिस्टर जिया भी कुछ खास पसंद नहीं थी। वो कहता है कि एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे, अब तो एल्डर मैंग भी नहीं है तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। वैसे जिए होंग चैंग सीनियर सिस्टर जिया को इसलिए हर्ट करना चाहता है क्योंकि वो पावर में उसके केपेबल है, कल को वो उसे हटाकर सेकंड को डिसाइपल ना बन जाए। या जिए होंग अपने चमचे से कहता है तुम्हें पता है वो लोग कहाँ जा रहे हैं। वो थोड़ा सोच कर कहता है कि शायद वो लोग वे में टाउन जा रहे हैं हॉर्सेस बाय करने के लिए। मुझे लगता है कि वो लोग किसी लंबे सफर पर निकलने वाले हैं। जिए होंग तो ये न्यूज़ सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो कहता है कि जल्दी से जल्दी भरोसेमंद आदमी इकट्ठा करना शुरू करो, मैं अपने प्लान पर काम करने वाला हूँ। ये बोलते हुए वो अपने हाथ में मौजूद किताब को जला देता है। वो तो यांग काई को जड़ से मिटाने वाला था। तभी उसका सर्वेंट उसे रोकते हुए कहता है कि ब्रदर मुझे नहीं लगता कि ये सही होगा। वैसे भी सेक्ट लीडर के अनाउंसमेंट के हिसाब से कोई भी यांग काई पर हमला नहीं कर सकता। अगर इस मैटर में छानबीन शुरू हुई तो फिर आप फंस सकते हैं। जिए होंग चैंग अपने साथी की ये बात सुनकर गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करते हुए एक पेड़ पर अटैक करके कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को जाने दूं। जिए होंग का ये अटैक सच में काफी ज्यादा जबरदस्त था। वो बंदा तो बुरी तरीके से डर जाता है और फिर अपनी जान बचने पर काफी ज्यादा खुश भी होता है। यहाँ दूसरी तरफ जिए होंग गुस्से में कहता है कि ये अपॉर्चुनिटी छोड़कर मैं अपने दुश्मन को आजाद छोड़ दूं जिसने मेरी सबके सामने बेइज्जती की। वो बंदा तो डरते हुए मना करके कह रहा था कि नहीं सीनियर ब्रदर, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। मैं तो कह रहा था कि मेरे पास एक आइडिया है। वो तो उसे आइडिया देते हुए कहता है कि क्यों ना आप एक्शन ना ले, कुछ ऐसा करे जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। जिए होंग को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए वो सर्वेंट उसके कान के पास आते हुए कह रहा था कि सीनियर ब्रदर, मैं ये कह रहा था कि आप अकेले यांग काई के दुश्मन नहीं है, बल्कि और भी बहुत लोग उसकी जान के पीछे पड़े हैं। मैंने सुना है कि यांग काई का ब्लडी बैटल गैंग के लुए होंग के साथ भी कुछ लेना देना है और कुछ दिनों पहले लुई होंग के आदमी सेक्ट के बाहर उसके बारे में पता करवा रहे थे। जिए होंग को पता नहीं था, इसलिए वो कहता है कि आखिर लुई होंग यांग काई के बारे में क्यों पता करवा रहा है, आखिर यांग काई ने उसका क्या बिगाड़ा है। ये सर्वेंट बताता है कि शायद आपको पता नहीं, लेकिन यांग काई का नाम कुछ दिनों पहले हुमई के साथ जुड़ा था। कुछ दिनों पहले वो दोनों साथ में देखे गए थे, इसलिए अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है कि क्या वो दोनों कपल है या फिर ऐसे ही मेल मिलाप बढ़ा रहे थे। हुमई वैसे ही लिंगशाओ पवेलियन में बदनाम है और जिए होंग भी उसे इस तरीके से जानता है कि वो लड़की बहुत ज्यादा खतरनाक है। दो लोगों को लड़वाने में उसे बहुत मजा आता है। वो कहता है कि आखिर ये यांग काई उस विच के साथ क्या कर रहा था। एक तरफ तो जिए होंग को ये सोच कर गुस्सा आने लगता है कि ये लड़का तो लड़कियों से घिरा हुआ है, और दूसरी तरफ वो खुश भी हो रहा था कि चलो दुश्मन के दुश्मन का फायदा उठाया जाए। लुई होंग भी यांग काई का दुश्मन इसलिए बना बैठा है क्योंकि उसे लगता है कि यांग काई हुमई के साथ जुड़ा हुआ है। अब ये सारी कहानी जानने के बाद जिए होंग उस बंदे से पूछ रहा था कि अब तुम क्या चाहते हो, मैं जाकर खुद उस बंदे को बताऊं। ये जूनियर डिसाइपल तो जिए होंग से कुछ ज्यादा ही समझदार है। वो कहता है कि आप कुछ लोगों को लुई होंग के पास भिजवाइए, ये बोलकर कि यांग काई ये खूबसूरत सी लड़की के साथ सफर पर निकला है। लुई होंग एक नंबर का लड़कीबाज है। जैसे ही उसे पता लगेगा कि यांग काई ये खूबसूरत लड़की के साथ है, वो इस मौके का फायदा उठाकर यांग काई पर जरूर हमला करेगा। इससे आपका दुश्मन भी खत्म हो जाएगा और आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे। जिए होंग को तो ये आइडिया काफी ज्यादा पसंद आता है, इसलिए वो उस डिसाइपल से कह रहा था कि ठीक है, इस आइडिया पर काम करो और जैसे ही लोंग हुई मान जाए तो उसे कहना कि हमें इसके बदले फेवर चाहिए और फिर हम बड़ी ही आसानी से उससे अपना काम निकलवा लेंगे। अपने इस परफेक्ट प्लान को एग्जीक्यूट करने के बारे में सोचकर वो तो एविल स्माइल करने लगता है। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आपको आज की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।